Hey everyone, welcome back in our classes, that is AKS Judicial classes. So guys, today we are going to do section 11 of the CPC. CPC का सेक्शन 11 को हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, रीड करेंगे उसकी मीनिंग क्या है। इनके केस लॉस में अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगी आपको, आगे नेक्स्ट वीडियो में केस लॉस में सारे इकट्ठा डिस्कस करने वाली हूँ। बट अभी के लिए रेस जुडिकेटा क्या होता है उसे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। स्टे ऑफ सूट का भी मैंने बनाया हुआ है, अब रेस जुडिकेटा का पहले हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में यूजली पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेस जुडिकेटा का पहले एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। रेस जुडिकेटा एक मैक्सिमम टर्म है, ये कोई नॉर्मल लीगल टर्म ऐसा नहीं है। रेस जुडिकेटा एक मैक्सिमम एक वर्ड है, एक लीगल टर्म है। नो कोर्ट, कोई भी ऐसा कोर्ट सेल एक मैंडेटरी प्रोविज़न होता है। नो कोर्ट सेल ट्राई एनी सूट, कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगी किसी भी सूट को या फिर इशूज़ को। कोई भी सूट अगर आता है उनके पास या फिर कोई इशूज़ आते हैं उनके पास जिसमें मैटर्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन इशूज़ हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशूज़ इन फॉर्मर सूट। मतलब जो सूट है या फिर जो इशूज़ हैं उस मैटर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इशू में है, या फिर सब्सटेंशियली मतलब इनडायरेक्टली, अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज यूज़ करें तब ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, वो उस मैटर से रिलेटेड हो सकता है जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है। यहाँ पे हम रेस जुडिकेटा में वर्ड डिसाइडेड यूज़ करेंगे। बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है अगर हम पढ़ेंगे स्टे ऑफ सूट को और रेस जुडिकेटा का डिफरेंस। यहाँ पे केस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई है, सेम लाइन लिखी हुई है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे पेंडिंग है सूट। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग सूट है, ये रहा। यहाँ पे सूट पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे पहले वाले कोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुकी है अभी, और यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर इस सेक्शन को भी हम पढ़ लेते हैं साथ में, तो नो सूट सेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, सेम लिखा है नो कोर्ट सेल ट्राई एनी सूट, और इशूज़ इन विच सेम है, इन विच मैटर इन इशूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशूज़ प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट, जो ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूटेड है उसमें, बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन होम दे आर लिटिगेटिंग, मतलब खुद या फिर खुद जिसके खिलाफ वो केस किया गया है या फिर जो पार्टी उनके साथ बहुत सारी इंक्लूडेड है एलार्स का प्रोविज़न, उन सबके अगर उन सबके से रिलेटेड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर सेम टाइटल है और वो पेंडिंग है सूट दूसरे कोर्ट में, तो ये माना जाएगा वो दूसरे कोर्ट में जो सब्सिक्वेंट कोर्ट होगा वो कोर्ट उस मैटर को ट्राई नहीं करेगी, आगे रोक देगी, बोलेगी पहले उसे डिसाइड होने दो, जब उसका डिसीज़न आएगा तो उसकी बात आगे हम देखेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे पेंडिंग था इसलिए केस रोक दिया गया है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जुडिक्शन होना ज़रूरी है उस कोर्ट का, ऐसा डिसीज़न देने का, ऐसे ऑर्डर्स देने का। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ऑलरेडी कोर्ट इन द पावर है, बोल सकती है। जो पहले वाली कोर्ट है वो भी कोर्ट पावर में होनी चाहिए, उसकी भी जुडिक्शन होनी चाहिए। यहाँ भी पहले वाली कोर्ट की जुडिक्शन होनी चाहिए। ऐसे पहले वाली कोर्ट पर जुडिक्शन थी नहीं, सब पेंडिंग है, उस आके दूसरे कोर्ट में आप आके डिसाइड करवा रहे हो, कोर्ट फाइल कर रहे हो केस, तो वहाँ पे अगर वो पहले वाली कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है तो वैलिड होगा यहाँ पे आपका केस करना। अदरवाइज़ पहले वाली कोर्ट के ही पहले मैटर्स को सुना जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके केस फाइल कर सकते हो, जो भी रीज़न होगा ऑन दैट बिहाफ। यहाँ पे सेम चीज़ है, पहले वाली कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया है, अब इस कोर्ट में आप आके दूसरे कोर्ट में सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है वहाँ पे आके, यहाँ पे सब्सटेंशियल लिखे, सब्सिक्वेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सब्सटेंशियल नेक्स्ट कोर्ट में आके आप कोर्ट केस फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे उस कोर्ट में मना कर दिया जाएगा, आपके मैटर्स को नहीं सुना जाएगा, ठीक, ट्राई ही नहीं किया जाएगा इवन। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सब चीज़ एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने बोला है यहाँ पे। अगर सेम टाइटल है, सेम कोर्ट है, ऑलरेडी कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट थी ट्राई करने के लिए पहले वाली कोर्ट,
तो उस कोर्ट के इश्यूज और मैटर्स को सब्सिक्वेंट कोर्ट में अगर रेज करोगे तो उसको नहीं सुना जाएगा, ठीक है, उसको नहीं सुना जाएगा। और अगर वो फाइनली अगर वो डिसाइडेड है, पहला वाला मैटर, इसको हम अगर रीड कर लें, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशूज इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड substantially in issue has been directly and substantially in issue in former suit between the same party। चाहे अभी जो मैटर्स चल रहा है उस मैटर के अंदर पहले से ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द पार्टी अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेमिंग। इसका मतलब LR की बात, जो PIL फाइल करते हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर LR जो होते हैं उनके बारे में बात किया गया है यहाँ पे, या फिर अंडर द सेम टाइटल है इन द कोर्ट, उसी कोर्ट में कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट और सूट इन विच द सूट इशूज हैज़ बीन सब्सटेंशियली रेज एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। ठीक, पहले वाले कोर्ट के बारे में बात की गई पूरी, फिर लास्ट में लिख दिया है कि उसको नहीं सुना जाएगा सब्सिक्वेंट सूट में, बस। इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब आपको एक्सप्लेनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है जो ऑलरेडी ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ कि फॉर्मर सूट का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? हम बार बार यूज़ करें फॉर्मर वर्ड, तो फॉर्मर का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में यही होता है, जो डेफिनेशन में डिफाइन किए गए टर्म है उनके कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो पहला इसमें टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है। उन 8 एक्सप्लेनेशन को आपको सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी। पहला जो हमारा एक्सप्लेनेशन है सिर्फ फॉर्मर सूट के बारे में बात कर रहा है। नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मर सूट जो पहले डिसाइडेड सूट है, डिसाइडेड मतलब जो पहले वाला सूट आपने फाइल किया था, फॉर्मर सूट मतलब पहले सूट फाइल किया गया है। अब उस कोर्ट में जुडिक्शन नहीं है तो फॉर्मर सूट नहीं माना जाएगा। जिस कोर्ट में डिसाइड किया गया मैटर पहले, उस कोर्ट का मैटर आप चाहे कभी भी फाइल करे हो मैटर को, चाहे आपने A और B 2 सूट है, A को पहले फाइल किया B को बाद में, B वाला डिसीजन पहले आ गया है तो B वाले सूट को हम बोलेंगे फॉर्मर सूट फॉर दी A। ठीक, यहाँ पे फाइलिंग नहीं, यहाँ पे डिसीजन बेस्ड है। नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में बात की गई है। फिर हमने वर्ड यूज़ किया था कि कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मैटर डिसाइड करी है जो कोर्ट पहले वाली, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी वो उसने जो डिसीजन दिया कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, उसके पास जुडिक्शन होना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट जुडिक्शन किसी ने डिसीजन दे दिया है, किसी कोर्ट ने, जो कॉम्पिटिशन है ही नहीं, उस कोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है उसके डिसीजन का। मैटर अबव रेफर टू मस्ट एंड, थर्ड क्या बोल रहा है, मस्ट एंड इन द फॉर्मर सूट हैव बीन बाय वन पार्टी इधर डिनाई, मतलब जो मैटर है फॉर्मर सूट में वो ज़रूरी है उस मैटर में पार्टीज़ का होना, और वो पार्टी कहीं ना कहीं एक तरफ से क्लेम कर रही है, दूसरी तरफ से डिनाई कर रही है किसी फैक्ट्स को, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय अदर, कहीं ना कहीं उस बात को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिनाई कर रही है किसी पर्टिकुलर इशूज़ को। उस वही पॉइंट सेम उठा के आप फिर से लेके आए हो तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा उस सब्सिक्वेंट सूट में। फॉर्मर सूट अगर ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पॉइंट को रेस कर दिया गया फॉर्मर सूट में, तो आप उसको दोबारा रेस नहीं कर सकते। एनी मैटर विच माइट एंड आउट हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ रेफरेंस टू अट्रैक्ट एनी फॉर्मर सूट शैल डीम टू बी हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशूज। यहाँ पे बोला गया है अगर आपको ऐसे लगता था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है सेक्शन 11 का सब क्लॉज 4 एक्सप्लेनेशन, सब क्लॉज 4 एक्सप्लेनेशन में 4। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे, एक्सप्लेनेशन 4 में है, जो बताता है कि आपको इंटेंशनली पता था कि इन फ्यूचर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन रेस कर सकता हूँ, क्यों बट आज भी रेस कर सकता हूँ, मैंने रेस नहीं किया, इन फ्यूचर के लिए रख दिया है। तो अगर वो कहीं से भी रिलेट किया, को रिलेट किया, तुरंत ही यहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इनडायरेक्टली डायरेक्टली
कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आपको नॉलेज थी, आपकी ड्यूटी थी, आपको पता था नॉलेज होनी चाहिए, आपको ड्यूटी थी, आपने की नहीं, फिर भी आपने उस मैटर को पता भी था, इवन नॉलेज भी थी, फिर भी आपने रेज नहीं किया, तो इन फ्यूचर अब आप बोलो मैम इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं है और इशू मैटर दिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट है हमारा 5th वाला, एनी रिलीफ, कोई रिलीफ था ऐसा जो आप क्लेम कर सकते थे, आपने रिलीफ की बात की जा रही है, आप नहीं क्लेम किए, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो उस रिलीफ को आप दोबारा नहीं क्लेम कर सकते उस सेम चीज़ के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट अगर हम डायरेक्टली देखें, अभी हमने पढ़ा था ना कि रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, तो इसका मतलब यही था कि अगर बोनाफाइड है और आप बोनाफाइड कोई राइट्स को क्लेम किया था ऑलरेडी आपने, PIL के फॉर्म में अगर हम बोले जाए, इसको हम PIL बोलते हैं, मैंने अभी लिखा भी है। व्हेन अ पर्सन लिटिगेटिंग अंडर द बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी पर्टिकुलर पब्लिक के पर्पस के लिए और प्राइवेट क्लेम के लिए इन कॉमन टू देम, मतलब LR फॉर्म में हो या फिर PIL फॉर्म में है, और एंड अदर ऑल इंटरेस्टेड इन सच शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू बी अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। यहाँ पे जो पर्सन सो लिटिगेटिंग वर्ड हमने यहाँ पे ये देखो यूज़ किया था, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेमिंग। ये वाला वर्ड जो हमने यूज़ किया ना, मतलब वही है कि पर्सन सो लिटिगेटिंग, मतलब वो सारे इंक्लूड हैं, सारे पर्सन, वो भी उनके ऊपर भी ये रेस जुडिकेट अप्लाई हो जाएगा। फिर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे 7th का। 7th में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिंपल एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, उस पर भी रेस जुडिकेट अप्लाई हो जाएगा इन फॉर्मल प्रोसीडिंग में। अगर कोई किसी मैटर प्रोसीडिंग डिसाइडेड है ऑलरेडी, तो कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, उसके कोई ऑर्डर पास हुआ है, डिक्री, ऐसी डिक्री पास हुई है जो एग्जीक्यूशन के पर्पज़ से है, उस वाले एग्जीक्यूटिंग, सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही कोई ऐसी डिक्री पास हुई है, उस पर भी रेस जुडिकेट अप्लाई हो जाएगा। दोबारा इन फ्यूचर आप उस सेम चीज़ पर्पज़ के लिए आप एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते कि मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, उसके लिए आप ऑर्डर पास करवा सकते हो, बट आप उसके लिए केस नहीं कर सकते। सेम में ही आप उसी टाइम उसी मैटर से रिलेटेड केस फाइल कर सकते हो, केस नहीं, इवन ऑर्डर पास कर सकते हो, अपील में जा सकते हो, कुछ और फर्दर चीज़ें कर सकते हो, बट आप दोबारा न्यू केस, न्यू सब्जेक्ट, न्यू मैटर ले आके नहीं खड़े हो सकते। फिर हमारा है एक्सप्लेनेशन नंबर 8। इसमें सिंपल सी बात कर रहा है, इशू हैड बीन फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशूज एंड ऑपरेट एज अ रेस जुडिकेटर in subsequent suit, notwithstanding that the court of limit jurisdiction competent to try and subsequent suit। सिंपल सी बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कोर्ट का अगर जुडिक्शन है तो उसने कोर्ट डिसाइड कर दिया है, उस मैटर को डिसाइड कोर्ट ने कर दिया है, तो वो माना जाएगा फॉर्मल सूट का डिसाइडेड मैटर। उस पर अगर वो फॉर्म में दोबारा केस फाइल करने आता है किसी कोर्ट में, तो वहाँ पर रेस जुडिकेट अप्लाई हो जाएगा। जुडिक्शन के बारे में बात किया गया है, तो इसके रिलेटेड मैं MCQs भी आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कराऊंगी। पर आप अगर हम लर्न करें, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, फर्स्ट हमारा था फॉर्मल सूट, सेकंड क्या था, सेकंड हमारा था पार्टीज़ कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, थर्ड हमारी पार्टीज़ थी, देखिए पार्टीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। एंड फोर्थ हमारी जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर माइड एंड आउट टू भी याद होना चाहिए हमें। फिफ्थ में हमारे रिलीफ के बारे में बात किया गया है, 6th में हमारा PIL के बारे में बात किया गया है, 7th में एग्जीक्यूशन और 8th में जुडिक्शन लिमिट के बारे में बात किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद होना चाहिए सीक्वेंस में, क्योंकि उसमें पूछते हैं मैचिंग में। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लॉज 4, इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर ये 7th, ठीक है, ये दोनों पूछते हैं, और फर्स्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।